Hello everyone, welcome to Inner Classes. So today we are going to discuss on the DVT 2021 paper that we are discussing from the past 2 weeks. We will discussing about the previous year questions that came in the environmental science stream for the 2021 paper for the University exams. So already CUET exams has been declared the answer keys. Now the results are going to be very soon for the different universities. If you have some doubts related to your counseling and all the things, you can just text in the description box number. So there is a number in the description box. You can always connect to that number, and those who are want to join our regular classes for the Delhi University exams, they just text us in the WhatsApp number that is given in the description box. Okay, so the regular batches are going on. There is still a chance for you to attend those classes and clear the exams. Okay, so this is the lecture number 6. Let us begin the lecture number 6. In the first question, they are asking arrange the following processes in the correct sequence of their occurrence during anaerobic digestion from early to later. ठीक है, तो इसने अरेंज करने बोला है एनारोबिक डाइजेशन के प्रोसेसेस को. क्लियर है इस चीज के बारे में? तो पहले जान लो कि एनारोबिक डाइजेशन होता क्या है. सो एनारोबिक डाइजेशन कैन बी described as biological oxidation. देखो पहले बात बोला बायोलॉजिकली ऑक्सीडाइज्ड होना चाहिए. किस चीज का? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का. किसके द्वारा? माइक्रोब्स के द्वारा. ठीक है, अंडर एनएरोबिक कंडीशंस, मतलब एब्सेंस ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन. ठीक है, इन सिंपलर टर्म्स इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर? इतना कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन नहीं है, काफी इजी डेफिनेशन है, यू शुड नो इट. ठीक है, तो फिर बात आता है, देखो ये क्या कन्वर्ट कर रहा है. ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर रहा है. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर रहा है, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कहाँ पे मौजूद है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. देखा, तो ये टॉपिक हुआ ना इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से, तो दिस इज ए पॉल्यूशन रिलेटेड टॉपिक. ओके, यू शुड नो कि ये जो टॉपिक है ये पॉल्यूशन से आ रखा है. तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ये कौन से टॉपिक से है, so I can tell that it is from the your what? It is from your pollution related topic. Clear? फिर बात आता है the end product of this product has a high concentration of carbon dioxide and methane. ये भी सही बात है. कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर उसमें अगर वो डाइजेस्ट कर रहा है और वो भी बायोलॉजिकल वेस्ट है और बायोलॉजिकल मेथड से डाइजेस्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन तो प्रोड्यूस होंगे ही होंगे. ये कोई बात ही नहीं है इसमें. क्लियर? So anaerobic digestion is a biochemical process. It mainly utilizes the substrate with high organic matter such as sludge, domestic waste, sewage, waste from feeding stocks of the cattle. Okay, so many countries have seen the commercial benefits of it, and including India. It provides a better alternative to conventional energy sources. This technique is renewable and produces low and harmful byproducts. ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होता है? बेसिकली फर्मेंटेशन. देखो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में यूज होता है, जहाँ पे हम मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट करते हैं. समझ में है? तो एनारोबिक डाइजेशन का एक आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है मैंने. ठीक है, अब चलते हैं इसके प्रोसेस पे. तो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है हाइड्रोलाइसिस. फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलाइसिस. इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का ब्रेकडाउन. ठीक है, दूसरा स्टेप जो होता है वो एसिडोजेनेसिस होता है, जिसमें कि शुगर, एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स मिलता है, उनका ब्रेकडाउन हो रहा है. ठीक है, देन कम्स एसिटोजेनेसिस. एसिटोजेनेसिस में क्या हो रहा है? कार्बोनिक एसिड, अल्कोहल, H2CO2, NH3 मिल रहा है. देन फाइनली मिथेनोजेनेसिस, मतलब मीथेन में कन्वर्जन चल रहा है. ठीक है, फोर्थ प्रोसेस में. तो जो हाइड्रोजन और जो आपको यहाँ पे फॉर्मल क्या बोलते हैं मिथाइनिक एसिड जो मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, इसको उसने CH4 और CO2 में कन्वर्ट किया. ये सारे स्टेप्स हैं एनारोबिक डाइजेशन के. तो इट इज क्लियर. तो अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोलाइसिस पहले है, एसिडोजेनेसिस सेकंड है.
एसिटोजेनेसिस सेकंड, एसिटोजेनेसिस थर्ड है, एसिडोजेनेसिस सेकंड है, एंड मेथनोजेनेसिस जो है वो फोर्थ है। तो ए सी बी डी आंसर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आई थिंक वेरी क्लियर है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इफ़ यू नो दी अबाउट द एनारोबिक डाइजेशन देन ओनली यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो इतना तो दिमाग में बैठा लो कि कौन से स्टेप में क्या हो रहा है और किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, देखो काफी डीप में क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर है, इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है और भी अच्छे यूनिवर्सिटीज के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए एक चैलेंज तो रहेगा इस तरीके के क्वेश्चंस। अगेन, तो इस क्वेश्चन पे हम अगर जाते हैं तो ये अगेन फिर अरेंज वाला आया है, तो अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक मोशन in the correct sequence from मैक्रो स्केल टू माइक्रो स्केल, इस तरीके का क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैक्रो स्केल से माइक्रो स्केल्स के बारे में पूछ रखा है और यहाँ पे आपको कुछ क्या दिया है, कैलामिटीज के बारे में दिया, जैसे कि टॉर्नेडो हुआ, हरिकेन हुआ, विंड गस्ट हुआ, लैंड ब्रीज। इतना तो क्लियर है दिमाग में? ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन फ्रॉम स्केल्स ऑफ मीटियोरोलॉजी। ठीक है, स्केल्स ऑफ मेट्रोलॉजी का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो स्केल्स ऑफ मेट्रोलॉजी के क्वेश्चंस में क्या आता है, अगर आप सोच के चलते हैं स्केल्स ऑफ मेट्रोलॉजी तो दिमाग में क्या आता है, दिमाग में ये आना चाहिए कि डिस्टेंस प्लस टाइम पीरियड ऑफ ए कैलामिटी। ठीक है, या और ए फेनोमेना, कुछ भी जान लो, एटमॉस्फेरिक फेनोमेना हो या कैलामिटी हो, ये समझ लो स्केल्स ऑफ मेट्रोलॉजी ये बता रहे हैं। पहली बात तो क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, दो साइंटिस्ट थे, एक था ऑर्लेंस्की और एक था फुजिटा। इन्होंने डिवाइड किया है किस चीज को, अलग अलग जो वेव्स है, अलग अलग तरीके का जो कैलामिटी और हैजार्ड्स होता है या तो फेनोमेना होता है, उनका डिवीजन कर रखा है। अब डिवीजन कैसे कर रखा है वो देखो। टर्बुलेंस की बात किया, टर्बुलेंस का मीनिंग क्या होता है, सिंपल से अगर मैं टर्बुलेंस की बात करता हूँ, ये टर्बुलेंस, ठीक है, दिस टर्बुलेंस मीन्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या होता है, जस्ट हवा कहीं इधर उधर घूम रहा है, समझ, हवा कहीं इधर उधर थोड़ा घूम रहा है, तो दिस इज नॉर्मल टर्बुलेंस। क्लियर बात करते हैं। ठीक है, टर्बुलेंस मतलब हल्का सा कहीं मूवमेंट हो, समझ में आ गया। फिर बात आता है डस्ट डेविल, थर्मल्स, टॉर्नेडोज। तो टॉर्नेडो जो होता है, डस्ट डेविल जो होता है, वो 200 मीटर तक मूव कर सकता है और वो 1 घंटे से 1 मिनट के बीच में दिखता है। क्लियर? इतना देर तक उसकी लास्टिंग होती है। लार्ज टॉर्नेडोज की बात करें तो 1 घंटे तक पूरा जा सकता है और 2 किलोमीटर तक वो मूव कर सकता है। दिमाग में घुस गया? वेरी क्लियर। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है तुमको? ओके। फिर वो बोला है करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम मैक्रो स्केल टू माइक्रो स्केल पूछा है, तो हमको उल्टा पूछा है उसने, ऐसे पूछा है। ठीक है, तो हाईएस्ट स्केल से लेके लोएस्ट स्केल तक पूछा था। तो हाईएस्ट स्केल की अगर बात करें तो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, हरिकेन सबसे पहले। क्लियर? सेकंड सिस्टम में तुमको क्या दिख रहा है, सेकंड सिस्टम में तुमको दिख रहा है यहाँ पे कन्वेक्टिव सिस्टम्स। ठीक है, तो ये जो कन्वेक्टिव सिस्टम है ये होता है लैंड एंड सी ब्रीज, इनमें आता है। अभी लैंड एंड सी ब्रीज कन्वेक्टिव सिस्टम में क्यों आता है, क्योंकि हमको पता क्या है कि इन डे टाइम योर ओशन इज कोल्ड, जल्दी गर्म नहीं होता है। कंटिनेंट जो होता है वो हीटअप हो जाता है, तो हीटअप होने की वजह से वहाँ जो एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, तो कोल्ड एयर जो है वो फीड करता है तुम्हारा कंटिनेंट्स को, तो हवा सी ब्रीज है उस समय पे, सी से आ रहा है। जैसे ही नाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि यह हवा यहाँ पे फुल हो जाएगा और ये गर्म हो जाएगा तब तक, तो वापस से हवा इधर मूव करना चलेगा, तो लैंड ब्रिज होता है नाइट टाइम में। क्लियर? सी ब्रिज इन डे टाइम,
नाइट टाइम में लैंड ब्रिज होता है। तो ये हो क्या रहा है, द एयर इज मूविंग थ्रू ए कन्वेक्टिव सिस्टम, कन्वेक्शन प्रोसेस से मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कन्वेक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो लैंड एंड सी ब्रिज जो था वो सेकंड में था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हरिकेन, दूसरा लैंड एंड सी ब्रिज, थर्ड में आपका टोर्नेडो तो समझ ही रहे हो, फिर विंड गस्ट। अब ये विंड गस्ट क्या है पूछोगे, विंड गस्ट यही है बाबू, या तो डस्ट डेविल्स मान लो, जो ऐसे ऐसे घूर्नी ऐसे ऐसे जो घूमता नहीं है रोड में, दैट इज कॉल्ड विंड डस्ट, विंड गस्ट। ठीक है, तो इतना याद रखो क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम स्केल ऑफ मीटियोरोलॉजी। तो मीटियोरोलॉजी से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ये चीज याद रखो, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए इसको याद करना तो जरूरी है ही है। और रेगुलर क्लासेस जो हमारे कर रहे हैं, ठीक है, दे विल डेफिनेटली गेट द रिक्वायर्ड मटेरियल। ठीक है, आपको सबको अच्छा अच्छा मटेरियल मिलने ही वाला है, तो आपको इस चीज के लिए कभी प्रॉब्लम होगा नहीं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। सो दिस इज अ क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि यहाँ पे स्टेप्स पूछा था एक्चुअली में, चूज द करेक्ट स्टेप्स। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं तो पहला स्टेप्स की किस स्टेज का स्टेप्स है, वेस्ट वाटर से कैसे रिमूव करने का, क्या मटेरियल्स को रिमूव करने का, उसका ये स्टेप्स था। ओके, क्या होता है, किस ट्रीटमेंट में किस तरीके से रिमूव किया जाता है, उस चीज के बारे में पूछ रहा है। मेनली बायोलॉजिकल रिमूवल्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैसे किया जाएगा, या सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा था उसने कि भाई ये सारे स्टेप्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा स्टेप्स होगा, पहले वो पूछा था। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टेप्स देखो, तो स्टेप्स में दिखा रहा है क्या, यहाँ बोलता है रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। डेफिनेटली ये पहला स्टेप होगा, क्योंकि पहले तो छलनी से छाना ही जाएगा कि कौन सा सॉलिड मटेरियल मौजूद है जो कि वेस्ट वाटर में मौजूद है। ठीक है, वेस्ट वाटर में पहले फिजिकल वेस्ट को निकाले जाएंगे जो कि डिजॉल्व नहीं है, ये तो क्लियर है। तो फर्स्ट में तो ए आएगा ही आएगा। ठीक है, सेकंड में पूछता है रिडक्शन इन द बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वाटर। ठीक है, थर्ड में पूछता है रिडक्शन ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। फोर्थ में पूछता है बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, और फिफ्थ में पूछता है जनरेशन ऑफ स्लज कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो अगर तुम निकाल दिए हो किसको, सस्पेंडेड फ्लोटिंग पार्टिकल्स को निकाले हो, तो डेफिनेटली वो क्या है, सॉलिड है। क्लियर? तो सेकेंड स्टेप पे क्या होना चाहिए, स्लज बनना चाहिए। क्लियर है? तो सेकेंड स्टेप में स्लज बनेगा, तो ये भाई पहला स्टेप है, तो ये दूसरा स्टेप तो ऑब्वियसली हो जाता है। कौन सा, ये वाला दूसरा स्टेप हो जाता है। बट बट फिर बात आता है, होना चाहिए था। ठीक है, जनरेशन ऑफ स्लज जो कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट है, ये होना चाहिए था, बट फिर कहानी आता है कि निकाला तो तुमने क्या है, सस्पेंडेड है। ठीक है, तो क्योंकि सस्पेंडेड वेस्ट निकाले हो तो उसमें से ऑर्गेनिक वेस्ट तो निकला हुआ है। ठीक है, तो पहले तो ऑर्गेनिक वेस्ट को प्रोसेस करोगे ना, जब वहां से तुरंत निकली हुई चीज है उसको बिना प्रोसेस के पहले तो स्लज बनाने जाओगे नहीं, तो इस वजह से बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होने के बाद ही जाओगे। तो स्लज में जा रहा है सेकेंड स्टेप, उसके बाद आ रहा है तुम्हारा स्लज बनाने में थर्ड स्टेप। ये सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन सेकेंड स्टेप में होना ही चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट भी हो गया है और जनरेशन ऑफ स्लज भी हो गया है, तो अब बचता है क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और लास्ट में तो रिमूव करोगे ही करोगे एनपीके को। क्लियर है? मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिमूव करोगे। क्लियर है? चलिए थोड़ा प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस मौजूद है। तो पहला प्रोसेस में अगर हम बात करें स्टेप वन में, तो इसमें स्क्रीनिंग एंड पंपिंग है। तो इसमें क्या होता है, द इनकमिंग ऑफ वेस्ट वाटर पासेस थ्रू ए स्क्रीनिंग equipment where the objects such as rags, wood fragments, plastics, and grease are removed. The materials removed is washed and pressed and disposed of in a landfill. The screened wastewater is then pumped to the next step, grit removal. Grit removal की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये ग्रिट रिमूवल क्या है, इन दिस स्टेप हेवी बट फाइन मटेरियल सच एज सैंड, देखो सैंड और ग्रेवल का रिमूवल होता है किसमें, ग्रिट रिमूवल में। ठीक है, वेस्ट वाटर में। दिस मटेरियल इज ऑल्सो डिस्पोज्ड
ऑफ इन ए लैंडफिल। लैंडफिल साइट में इसको क्या कर दिया जाता है, डिस्पोज। लैंडफिल मतलब समझ रहे हो, लैंड में कहीं फिल करके गड्ढा करके डालना। क्लियर है ये चीज? ओके। फिर आता है तुम्हारा प्राइमरी सेटलमेंट। तो प्राइमरी सेटलमेंट में क्या होता है कि which will settle but at a slower rate than the step 2 is taken out using large circular tanks called as clarifiers। ठीक है, the settled material called as primary sludge is pumped off the bottom and the wastewater exit the tank from the top. The floating debris such as grease is skimmed off the top and sent with the settled material to digester. In these steps, chemicals are added to remove the phosphorus। समझ में आया? यहीं पे बहुत सारी चीजें उसने समझाया। बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ, देखो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन से क्वेश्चन आ चुका है। अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में घुस गया है। देखो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉल्यूशन वाली जो यूनिट है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की जो पोर्शंस है, उसका आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी हाई रहती है। क्लियर? फिर बात करते हैं स्टेप 4 की, जिसमें एयरेशन और एक्टिवेटेड स्लज की बात किया है। तो इन दिस स्टेप द वेस्ट वाटर रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स ट्रीटमेंट थ्रू बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। The pollutants are consumed by the microorganism and transferred into cell tissues, water and nitrogen. The biological activity occurring in this step is very similar to what occurs at the bottom of the lake। समझा? तो बॉटम ऑफ द लेक और रिवर में क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। किस, जो डेड ऑर्गेनिजम्स उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। तो उसी तरीके से पॉल्यूटेंट्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर रहे हैं, किसमें, एक्टिवेटेड और एयरेशन स्लज में, जहाँ पे एयर को फीड किया जा रहा है, वहां पे भी उसी तरीके का डिग्रेडेशन प्रोसेसेस हो रहा है। ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी सेटिंग आता है, जिसमें कि लार्ज टैंक्स में सेकेंडरी क्लैरिफायर्स होते हैं, जो कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर को सेपरेट करते हैं। किससे? बायोलॉजी, from the aeration tank at this step yield a effluent जो कि बाहर निकलने वाला है, which is now 90% treated। ठीक है, तो ये पानी बाहर जाता है 90% ट्रीट होके, and the biologically activated sludge is continuously pumped from the bottom of the clarifier and returned to the aeration tank in step 4। फाइनली आपका यहाँ पे 90% ट्रीटमेंट हो गया। क्लियर है? तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन जो था काफी हद तक आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की जरूरत थी। ठीक है। अब उसमें भी एनारोबिक डाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो एनारोबिक डाइजेशन का इंपोर्टेंट पोर्शंस में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, उसको तो आप याद कर ही लो। ठीक है, ताकि एग्जाम्स में वो भी गलती ना करो। क्लियर है? देखो बेसिकली आपको करना क्या है एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई इन्वायरमेंटल साइंस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, चाहो तो आप हमारे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करो। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो हमारे रेगुलर क्लासेस, तो यू शुड नॉट वेट टू राइट दिस थिंग्स इन योर नोट्स। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे नोट्स को अच्छे से अच्छे लिखो और एग्जाम में जाके अच्छा करके आओ। क्लियर है? ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। आई थिंक दिस लेक्चर इज फिनिश नाउ, सो बेस्ट ऑफ लक गाइस।